हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब बॉडी के किसी हिस्से को चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है या फिर कोई हानिकारक स्टिमुलाई बॉडी के अंदर जाता है तो आपका बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस एक्टिवेट कर देता है। यह प्रोसेस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, आपकी इम्यून सेल्स का मूवमेंट होता है और एक केमिकल रिएक्शन होती है जो इंजरी या इन्फेक्शन के कारण को हटाने में मदद करता है। हाउएवर, यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल होता है लेकिन ज़रूरी है आपके टिश्यू फंक्शंस को रिस्टोर और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। Let's explore our today's topic in more detail. Well friends, now we are going to discuss our today's topic. What is the inflammation? It is a protective response of the living tissue to the injury, infection, tissue damage और irritation. यह इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कभी होता है जब भी आपकी टिश्यू इंजर्ड हो गई है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर डैमेज हो गई है आपकी टिश्यू या फिर कोई इरिटेशन हो रहा है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसका काम क्या है? 4 काम होते हैं। एलिमिनेटिंग द कॉज ऑफ द इंजरी, जो इंजरी का कारण है जिसकी वजह से इंजरी हुई है उसको बाहर निकालना। दूसरा रहता है रिमूविंग द डैमेज सेल, जो इंजरी की वजह से सेल डैमेज हो गई है या फिर ख़राब हो गई उनको बाहर निकालना। तीसरा रहता है इनिशिएटिंग द टिश्यू रिपेयर, अभी जो टिश्यू डैमेज हुई है उसको वापस रिपेयर करना है, नए जैसा बनाना है या पहले जैसा बनाना है। ठीक है, वो काम रहता है आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। और चौथा काम है आपका स्टॉप स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को वो जगह पे ही रहे, उससे ज़्यादा फैले नहीं बॉडी के अंदर। ये काम किसका रहता है? आपका ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं या फिर इन्फ्लेमेशन बनता है। आपके कॉजेज के अंदर जो फर्स्ट कॉज है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एजेंट्स। उसके अंदर ट्रॉमा आ गया, ट्रॉमा में एक्सीडेंट्स हो गया, आप गिर गए हो, चोट लग गई है, कट हो गया या फिर जल गए हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, तभी जाके आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होती है। दूसरा है रेडिएशन, हीट और कोल्ड। हीट और कोल्ड, जब एक्सट्रीम हीट रहती है, समझ लो कि आपने कोई गर्म तवे को हाथ रख दिया है या फिर कोई कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड है, तभी जाके जो टिश्यू को इंजरी होती है तभी ये रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। कौन सा? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। आपका जो दूसरा कॉज है दैट इज कॉल्ड केमिकल एजेंट्स। उसके अंदर एसिड हो गया, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर वो एसिड आपकी स्किन पर डाल दे तो आपकी स्किन जल जाती है, तभी ये इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स रहता है वो ट्रिगर होता है। अल्कालीज है, ठीक है, आपके टॉक्सिन्स हो गए, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रहते हैं जो बॉडी को इरिटेशन देते हैं। इरिटेशन होने के बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होएगा। आपका जो थर्ड कॉज है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एजेंट। उसके अंदर बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गया या फिर पैरासाइट्स हो गए। ऐसे इन्फेक्शंस क्या करते हैं? आपके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। आपका जो फोर्थ कॉज है दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। उसके अंदर एलर्जीज आ गई, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज आ गए। एलर्जीज के अंदर क्या क्या आ गया? जैसे कि कोई स्मेल से एलर्जी है, किसी किसी को फ्लावर से एलर्जी रहती है, किसी को किसी वेदर से एलर्जी रहती है, किसी को किसी कपड़े से एलर्जी रहती है या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे आपको एलर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। उससे क्या होता है? आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। आपका जो दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये कभी होती है जब भी आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पे अटैक करता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। उसका एग्जांपल बोलूँ तो जीबीएस, गुइलियन बैरो सिंड्रोम, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो देर आर द 4 कॉजेज: फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट एंड आपका फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। 2 टाइप के इन्फ्लेमेशन रहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट टाइप है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर होता क्या है? रैपिड ऑनसेट। समझ लो कि आपको कोई इंजरी हुई और कितना टाइम लगता है आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इट टेक्स मिनट्स टू द आवर्स, मतलब कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है। फिर क्या है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ लो कि इंजरी हुई, फिर आपके बॉडी ने इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस किया, टिश्यू रिपेयर हो गया और इन्फ्लेमेशन चला गया। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इट स्टेज फॉर सम डेज, मतलब कुछ दिन के लिए रहता है ये इन्फ्लेमेशन। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड एक्सुडेशन एंड न्यूट्रोफिल्स। आपका जो वो एरिया रहता है, इंजर्ड एरिया रहता है, इन्फेक्टेड एरिया रहता है, वहां से कुछ ट्रांसपेरेंट या फिर व्हाइटिश फ्लूइड निकलता रहता है या फिर न्यूट्रोफिल्स निकलते रहते हैं, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है। आपके एग्जाम्पल के अंदर हो गया इंजरी हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड टाइप है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट ऑनसेट। आपका जो इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स रहता है वो कम टाइम में हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम टाइम में बन जाती है, बट इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। इट विल स्टे फॉर वीक्स टू द ईयर्स, कुछ हफ्ते से लेकर कुछ सालों तक रहता है ये इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसलिए इट इज कॉल्ड क्रॉनिक। So it is a short onset but long lasting and it is characterized by the macrophages and lymphocyte। आपको जो इंजर्ड पार्ट है, इन्फेक्टेड पार्ट है, वहाँ पे कौन सी सेल्स आके जमा हो जाती है? मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहेगा तो वहाँ पे कौन सी सेल्स आएंगी? आपकी न्यूट्रोफिल्स आएंगी। जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा वहाँ पे मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। देन इट कॉजेज द टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस। टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है प्लस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब आपका टिश्यू हार्ड हो जाता है, उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाता है, वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एग्जाम्पल देखें तो आपका ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं,
आर्थराइटिस हो गया आपका, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। इसके अंदर आपके जो टिश्यूज रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू में और उनका डिस्ट्रैक्शन होता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्डिनल साइंस और क्लासिकल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। 5 क्लासिकल साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके वो बॉडी के पार्ट में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुई है या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है। आपका जो फर्स्ट क्लासिकल साइन है दैट इज कॉल्ड रेडनेस। रेडनेस कभी होती है जब भी आपकी ब्लड वेसल डायलेट होती है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वो एरिया में पहुंचता है, उसको बोलते हैं वासो डायलेशन। जब भी ब्लड वेसल डायलेट होती है, समझ लो ये मेरे स्किन के ऊपर कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है, तो वहाँ की ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होंगी तो ज़्यादा ब्लड कैरी करेंगी ये एरिया के लिए, तो वो एरिया रेड हो जाएगा। आपका जो सेकंड क्लासिकल साइन है दैट इज कॉल्ड हीट। आप वो एरिया को टच करोगे तो वो थोड़ा सा वार्म रहेगा। क्यों वार्म होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है। मैंने अभी बताया था, जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होती है तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। डायलेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैरी कर पाएंगी। ज़्यादा ब्लड कैरी करेंगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा तो हीट का प्रोडक्शन होएगा। क्योंकि जब भी ब्लड आपके ब्लड वेसल से ट्रैवल करता है तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, तभी वो एरिया क्या होता है आपका हॉट हो जाता है, वार्म होता है, वार्म टू टच। आपका जो थर्ड क्लासिकल साइन है दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग। स्वेलिंग किस कारण से होती है? फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। समझ लो कि आपकी ब्लड वेसल है, जब भी डायलेट होती है तो उसकी परमेबिलिटी जो रहती है, जो ब्लड की जो स्किन रहती है, फिर ब्लड की जो वेसल्स रहती है वो थिन हो जाती है। थिन होने की वजह से क्या होता है, कुछ फ्लूइड लीक आउट हो जाता है, वो टिश्यू के अंदर जमा हो जाता है। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है? स्वेलिंग, मतलब सूजन आ जाती है वो एरिया में। तो आपको समझ में आ गया रहेगा जब भी चोट लगती है तो सूजन क्यों आती है। आपका जो फोर्थ क्लासिकल साइन है दैट इज कॉल्ड पेन। पेन कभी होता है जब भी आपकी कोई पार्ट में इंजरी होती है या फिर बर्न होता है, फिर कोई इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तभी वो टिश्यू क्या करता है? डैमेज होता है। डैमेज होने के बाद में कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज करता है। वो मीडिएटर क्या करते हैं? आपकी नर्व को स्टिमुलेट करती है। कौन सी नर्व को? पेन नर्व को। और वो जाके ब्रेन को बोलती है कि यहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज हुआ है। तो आपका फोर्थ क्लासिकल साइन क्या है? पेन। ये मैंने पेन के वीडियोस में समझाया था, प्लीज गो एंड वॉच आउट माय दैट वीडियो। आपके इन्फ्लेमेशन का जो फिफ्थ क्लासिकल साइन है दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ फंक्शंस। आपकी जब भी टिश्यू डैमेज होगी, कोई चोट लगने की वजह से टिश्यू डैमेज होती है, तो वहाँ का फंक्शन रेस्ट्रिक्ट होता है। वहाँ पे आप अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते। समझ लो कि यहाँ पे मेरे को चोट लगी, यहाँ पे कट लग गया या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, तो मैं पार्ट को हिला नहीं पाऊंगा। क्यों? वहाँ की टिश्यू डैमेज हो गई है। और नहीं हिलाना भी एक हीलिंग प्रोसेस में आता है। आप हिलाओगे तो वो टिश्यू हील नहीं होएगा, और नहीं हिलेगा तो टिश्यू हील हो पाएगा। So there are 5 classical signs: redness due to the vasodilation, heat due to the increased blood flow, swelling due to the fluid accumulation, pain due to the chemical mediator which stimulate the pain fibers, loss of function because of tissue damage. Well friends, now we are going to discuss the steps involved in the acute inflammation. बेसिकली 6 स्टेप्स रहती हैं। स्टेप 1 के अंदर इंजरी हुई कोई टिश्यू के अंदर या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। इंजरी किस किस की वजह से हो सकती है? ट्रॉमा है, रेडिएशन है, हीट, कोल्ड, बर्न हो गया, फ्रैक्चर हो गया, एसिड गिर गया, टॉक्सिन्स हो गए। इन्फेक्शन किसकी वजह से? कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई एलर्जीज हो गई, तो वो स्टेप 1 के अंदर आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन चालू करेंगी। देन स्टेप 2 में क्या होता है? रिलीज ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स। कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है वहाँ पे कुछ हार्मोन्स या फिर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं आपके डैमेज टिश्यू के थ्रू, जैसे कि हिस्टामिन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, साइटोकाइंस हो गया। उनका काम क्या है? वहाँ की नर्व को स्टिमुलेट करना। तो वो नर्व जाके ब्रेन को बोलती है कि यहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, तो ब्रेन क्या करता है? उसके रिस्पॉन्स में एक ऑर्डर देता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू करने का। फिर आपकी स्टेप 3 में क्या होता है? वासोडायलेशन। वासोडायलेशन में क्या होता है? आपकी ब्लड वेसल जो रहती है वो डायलेट हो जाती है, वाइडन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इंक्रीज करने की वजह से क्या होएगा? आपकी रेडनेस होएगी, हीट होएगा, ठीक है, वो एरिया के अंदर। आपके स्टेप 4 के अंदर क्या होता है? इंक्रीज द वैस्कुलर परमेबिलिटी। ये कभी होता है जब भी ब्लड वेसल डायलेट होती है। वासोडायलेशन होने की वजह से क्या होता है? आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल रहती है वो थिन हो जाती है। क्यों? डायलेट होने के फैलने की वजह से थिन हो जाती है। थिन होती है तो क्या होती है? जो फ्लूइड रहता है जो ब्लड वेसल के अंदर, वो लीक आउट होता है टिश्यू के अंदर। मतलब ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड निकल के टिश्यू के अंदर आ जाता है। उससे क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी, आपकी एडिमा हो जाएगा। स्टेप 5 के अंदर आपका ल्यूकोसाइड माइग्रेशन होता है। उसके अंदर जो WBC रहती है, व्हाइट ब्लड सेल जो रहती है, वो मूव होती है टुवर्ड्स द इंजरी साइड या फिर टुवर्ड्स द डैमेज साइड, वहां जाके माइग्रेट हो जाती है। कौन सी होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यूट्रोफिल्स इन द एक्यूट फेज, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट जो रहते हैं वो क्रॉनिक फेज में जाके माइग्रेट हो जाती है। कहाँ पे? इंजर साइड की तरफ। आपकी जो लास्ट 6 स्टेप है उसके अंदर क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। ये क्या होता है? पैथोजेंस एंड डेब्रिस आर एंगल्फ एंड डिस्ट्रॉयड
बाय द डब्ल्यूबीसी। आपके जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो जाके जो पैथोजेंस रहते हैं, जो डेब्रिस रहते हैं, डेब्रिस मतलब जो डेड सेल्स रहती है, उनको जाके खा जाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंजरी हुई आपके। सेकंड स्टेप में केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुआ है जो आपके ब्रेन को बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू करना है। स्टेप 3 में क्या हो गया, वासोडाइलेशन हो गया, ब्लड वेसल फूल जाती है, तो वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उसकी वजह से रेडनेस और हीट हो जाती है वहाँ एरिया के ऊपर, ठीक है, डैमेज टिश्यू के अंदर। फिर स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी। वहाँ पे वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी ब्लड वेसल फूलती है तो पतली हो जाती है, पतली होती है तो वहाँ से फ्लूइड लीक आउट होता है आपके टिश्यू के अंदर, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। और स्टेप 5 के अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइड माइग्रेशन होता है। फिर डब्ल्यूबीसी अपना काम करना चालू करती है, जहाँ पे डैमेज टिश्यू है वहाँ पे चली जाती है और पैथोजेंस है उनको मारने का काम करती है स्टेप 6 के अंदर, जिसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल मीडिएटर्स, जिसको हमने सेकंड स्टेप में देखा था, रिलीज ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स आफ्टर द टिश्यू डैमेज। तो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हिस्टामाइन। ये टिश्यू डैमेज के बाद रिलीज होता है, किस सेल से रिलीज होता है, मास्ट सेल से, MAST, मास्ट सेल। इसका काम क्या रहता है, इंक्रीजिंग द वासोडाइलेशन एंड परमेबिलिटी। आपको वासोडाइलेशन बताया था, ब्लड वेसल को फुलाना, डायलेट करना, प्लस इंक्रीज द परमेबिलिटी। उसकी वजह से क्या होता है, रेडनेस और आपका हीट होता है और प्लस स्वेलिंग इंक्रीज होता है, ठीक है। ये काम किसका रहता है, आपका हिस्टामाइन का। आपका जो सेकंड केमिकल मीडिएटर है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका काम क्या है, जब भी टिश्यू डैमेज होती है वो रिलीज होता है और आपके ब्रेन को बताया कि यहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ। किसके थ्रू, पेन के थ्रू। ये पेन फाइबर को स्टिमुलेट करता है ताकि आपको पता चलता है टिश्यू डैमेज होने के बाद पेन जो होता है, पता किससे चलता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्लस आपको फीवर आता है, जब भी आप कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, आपको एक फीवर आता है। फीवर ये एक रिएक्शन है, ये किसकी वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। आपका जो थर्ड केमिकल मीडिएटर्स है उसको बोलते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का काम क्या है, जब भी टिश्यू डैमेज होते हैं तो वहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स को रेगुलेट करना, कि बराबर इम्यूनिटी है कि नहीं, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये काम किसका है, साइटोकाइंस का। आपका जो फोर्थ केमिकल मीडिएटर है उसको बोलते हैं ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन का काम भी सेम में रहता है, पेन फाइबर को स्टिमुलेट करना ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि यहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज हुआ है। आपका जो फिफ्थ केमिकल मीडिएटर है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उसका भी काम है इंक्रीजिंग द इम्यून रिएक्शन, मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी, इम्यून सेल्स को कैसे भेजना है और कैसे आपको इन्फेक्शन या इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो हिस्टामाइन का काम है वासोडाइलेशन प्लस इंक्रीज परमिएबिलिटी। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसका काम है पेन फाइबर्स को स्टिमुलेट करना प्लस बॉडी के अंदर बुखार को लाना, फीवर को। तीसरा है आपका साइटोकाइन्स, उसका काम है रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। आपका जो फोर्थ है ब्रेडिकाइनिन, उसका भी काम है पेन फाइबर को स्टिमुलेट करना। आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम है इंक्रीज द इम्यून रिएक्शंस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल्युलर इवेंट्स इन द इन्फ्लेमेशन। आपका जो सबसे पहला इवेंट होता है उसको बोलते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में क्या होता है, जब भी आपको चोट लगती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई टिश्यू डैमेज होता है, तभी आपकी जब ब्लड वेसल के अंदर डब्ल्यूबीसी रहती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो रहती हैं, वो अलाइन हो जाती है आपके ब्लड वेसल की वॉल के उधर। समझ लो ये बीच में सेंटर में चल रही थी, वहां सेंटर से होके ये साइड में आ जाती, साइड में कहाँ, पैरेलल टू द ब्लड वेसल वॉल। फिर आपका दूसरा इवेंट क्या होता है, रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, आपकी जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो स्लोली स्लोली रोल होती है अलोंग विद द एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसको बोलते हैं, अ मेम्ब्रेन विच इज बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड वेसल। वहां से ही सब कुछ पास आउट होता है, लीक आउट होता है, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। आपका जो थर्ड इवेंट है एडेशन, उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो रहती है जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, वो एंडोथेलियल वॉल पे जो स्लोली रोल हो रही थी, अब धीरे धीरे अटैच होना चालू होती है, धीरे धीरे जुड़ना चालू होती है, वहां पे जाके चिपक जाती है एंडोथेलियल वॉल के ऊपर या फिर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो आपकी जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि वो ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर आ पाए आफ्टर द इंजरी। आपका जो फोर्थ इवेंट है उसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायपेडेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी एंडोथेलियल टिश्यू पे आकर डब्ल्यूबीसी चिपक गई थी, अभी वो फाइंड आउट करती है कि एंडोथेलियल टिश्यू जो है या फिर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर गैप कहाँ पे, वहां पे फिर वहां से एग्जिट हो जाती है, आपके ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू के अंदर आ जाती है। तो ट्रांसमाइग्रेशन के अंदर क्या होता है, इट एग्जिट्स थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल इनटू द अफेक्टेड टिश्यू। आपका जो फिफ्थ इवेंट है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस के अंदर क्या होता है, आपके केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं तो वो केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं, किसके लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए। ये केमिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी को गाइड करते हैं कहाँ पे इंजरी हुई है और कहाँ पे आना है। तो केमिकल मीडिएटर्स गाइड द डब्ल्यूबीसी बाय द chemical signals to reach to the damaged tissue. This event called chemotaxis.
आपका जो सिक्स्थ इवेंट है दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो जाके जो हार्मफुल सेल्स है या फिर डेब्रिस है या फिर कोई जर्म्स है उनको जाके खा जाती है और डिस्ट्रॉय कर लेती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। आपका जो सेवेंथ इवेंट है दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर किलिंग। सेल के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, सेल के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर किलिंग। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो जर्म्स को एनगल्फ करती है, देन इट विल डिस्ट्रॉय इनसाइड द सेल। तो आपकी डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो जर्म्स रहते हैं उनको खा लेती है, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर लेती है। आपका जो लास्ट सेल्युलर इवेंट है उसको बोलते हैं केमिकल मीडिएटर्स। यहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स वापस रिलीज होते हैं। क्यों ये केमिकल्स वापस रिलीज होते हैं? कि ये जो रेस्पॉन्स है फेगोसाइटोसिस और इंट्रासेल्युलर किलिंग को एम्पलीफाई कर पाए, उसको बढ़ा पाए, कि ज्यादा से ज्यादा जर्म्स मर पाए, ताकि जल्दी से जल्दी टिश्यू हील हो पाए। टिश्यू को वापस रिपेयर करने का काम ये केमिकल मीडिएटर्स ही करते हैं। तो आपके सेल्युलर इवेंट्स कौन कौन से हो गए? आपका सबसे पहला मार्जिनेशन, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल वॉल के पास चली जाती है। फिर रोलिंग होता है, रोलिंग के अंदर आपके जो डब्ल्यूबीसी रहती है वो स्लोली रोल आउट होकर एंडोथेलियम के पास जाती है। एडेशन के अंदर क्या होता है, वो जाके चिपक जाती है, किससे? एंडोथेलियल वॉल से चिपक जाती है डब्ल्यूबीसी। फिर क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायपेडेसिस। उसके अंदर क्या होता है कि आपका डब्ल्यूबीसी जो रहता है वो एग्जिट हो जाता है एक गैप्स के अंदर से। कहाँ से? एंडोथेलियल के अंदर जो गैप रहते हैं वहां से एग्जिट होकर टिश्यू के अंदर आ जाता है डब्ल्यूबीसी। फिर होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस के अंदर क्या होता है, केमिकल मीडिएटर्स गाइड कर दे डब्ल्यूबीसी को कहाँ जाना है, कहाँ पे इंजरी है। फिर क्या होता है, आपका फेगोसाइटोसिस होता है, जिसके अंदर आपकी जो सेल रहती है उसको ये एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करता है, मतलब खा जाती है फिर डिस्ट्रॉय करना। फिर क्या होता है आपका इंटरसेल्युलर किलिंग। इसके अंदर भी सेल को खाना और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। ये कहाँ पे होता है? सेल के अंदर होता है। फिर लास्ट जो रहता है, केमिकल मीडिएटर्स वापस रिलीज होते हैं। उनका काम क्या रहता है? एम्पलीफाई करना आपके रेस्पॉन्स को, जो ये रेस्पॉन्स है उसको एम्पलीफाई करना प्लस टिश्यू रिपेयर करना। वेल फ्रेंड्स, आपके सेल्युलर इवेंट्स के अंदर कौन कौन सी की सेल्स रहती हैं? फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये कभी आती है एक्यूट फेज डिफेंस में आती है। जब भी कोई बॉडी के अंदर इंजरी होती है या फिर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहली जो होती है सेल्स आती है उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। वो एक्यूट फेज के अंदर आती है। सबसे पहला डिफेंस करने का काम ये न्यूट्रोफिल्स करते हैं, ठीक है। दूसरे सेल्स कौन सी रहती है? आपकी मैक्रोफेजेस, जो क्रॉनिक फेज में आती है। उनका काम क्या रहता है? क्लीन एंड रिपेयर। तो मतलब जो जर्म्स आए हैं या फिर कोई इंजरी हुई उसको क्लीन करना प्लस रिपेयर करना। आपकी जो तीसरी सेल है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये भी क्रॉनिक फेज के अंदर आती है। इनका काम क्या है? टू इंक्रीज द इम्यून रेस्पॉन्स। आपकी कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ये करती है लिम्फोसाइट्स। आपकी जो फोर्थ सेल है उसको बोलते हैं मास्ट सेल। उसका काम क्या है? हिस्टामाइन रिलीज करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था हिस्टामाइन का काम क्या रहता है, वासोडाइलेशन एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। आपके इन्फ्लेमेशन होने के बाद बॉडी के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो आपके आउटकम्स में फर्स्ट क्या हो सकता है? कंप्लीट रिजोल्यूशन। उसके अंदर क्या होता है? आपकी टिश्यू नॉर्मल हो जाती है। समझ लो कि टिश्यू के अंदर इंजरी हुई, फिर इसके बाद इन्फ्लेमेशन हुआ। इन्फ्लेमेशन होने के बाद टिश्यू क्लीन होकर रिपेयर हो जाते हैं वापस, एंड इट रिटर्न्स टू द नॉर्मल। नॉर्मल हो जाती है, जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। तो दैट कैन हैपन थ्रू द इन्फ्लेमेशन। और क्या करता है आपका इन्फ्लेमेशन? हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोस टिश्यू फॉर्म होना। कभी होते हैं जब भी कोई टिश्यू डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद में क्या होता है, वहां पे कुछ टिश्यू फॉर्म होते हैं, फाइब्रोस टिश्यू, जिसको स्कार फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो वो स्कार क्या करते हैं, ये दो एंड जो रहते हैं, जो डैमेज एंड रहते हैं, उनको जोड़ देता है, वापस नॉर्मल कर देता है, एक टिश्यू बना देता है, ठीक है। तो ये जो फाइब्रोस फॉर्म हुआ या स्कार फॉर्मेशन हुआ, ये इन्फ्लेमेशन के थ्रू होता है। हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस, दैट इज कॉल्ड स्कार फॉर्मेशन। आपने कभी नोटिस किया रहेगा, जब भी आप कट जाते हैं या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी हील होने के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, जिसको स्कार बोलते हैं, ठीक है। ये स्कार क्या करते हैं? दो एंड को जोड़ देते हैं। जोड़ते किसके थ्रू है? फाइब्रस टिश्यू के थ्रू। वो थोड़ा हार्ड रहता है, स्किन जैसा नहीं रहता है, स्किन से थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्कार। वैसे ही स्कार आपके बॉडी के अंदर जो इंजरी होती है उसके अंदर भी बनते हैं। समझ लो कि कोई मसल फट गई है, तो मसल अंदर जुड़ कैसे जाती है? वो फाइब्रस टिश्यू के थ्रू जुड़ती है, जिसको बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन। आपका इन्फ्लेमेशन और क्या करता है? एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन कभी होगा? कौन सी स्टेज में होगा? जब भी वो टिश्यू जो डैमेज हुआ वो इन्फेक्टेड हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे लोकलाइज पस कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपके इन्फ्लेमेशन का क्या हो सकता है? समझ लो कि आपके एक्यूट फेज में अगर ये तीन चीजों से हील नहीं हुआ है तो आपका इन्फ्लेमेशन जो रहता है वो इंटर हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी इंजरी जो रहती है वो परसिस्टेंट, हमेशा बनी रहती है इंजरी, लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। कभी देखा रहेगा कोई मसल टूट गई है या फिर कोई लिगामेंट टूट गया, इन्फ्लेमेशन आता है लेकिन वो उसको हील नहीं कर पाता है, तो वो जो इंजरी रहती है वो हमेशा के लिए रह जाती है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है, उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है फिर।
वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब भी आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सुनते हैं मतलब वो लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन है, मतलब हफ्तों से लेकर कुछ सालों तक जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो उसमें क्या होता है, जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू होता रहता है। उसकी वजह से नॉर्मल जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है, इसको बोलते हैं टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ये किसकी वजह से होता है, आपकी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रहती है और उनके जो एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, उनके जो हार्मोन्स रहते हैं वो टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज होता है तो आपका बॉडी जो रहता है वो बहुत स्मार्टली वर्क करता है, उसके साथ साथ में हीलिंग प्रोसेस चालू रखता है जिससे आपका टिश्यू रिपेयर हो पाए। दो तरीके से रिपेयर होता है, फाइब्रोसिस बोलते हैं और एंजियोजेनेसिस। फाइब्रोसिस किसको बोलते हैं, स्कार फॉर्मेशन। आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपका स्कार कैसे फॉर्म होता है बॉडी के अंदर। और दूसरा है एंजियोजेनेसिस। जब भी आपका टिश्यू डैमेज होता है तो उसके साथ साथ में रिपेयर होता है। रिपेयर करने के टाइम पे क्या होता है, नया टिश्यू बनता है। नया टिश्यू बनता है तो साथ साथ में न्यू ब्लड वेसल्स भी चाहिए। न्यू ब्लड वेसल्स क्यों चाहिए, ताकि उसको अच्छे से ब्लड पहुंच पाए, ताकि वो टिश्यू सर्वाइव कर पाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। जब भी आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा तो कौन सी सेल्स रहेंगी, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। वेयर एज आपका जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स रहती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको। एग्जांपल जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा है आपका आर है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कुछ हार्ट डिसीजेस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। हमने देखा था कि आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू पे क्या इफेक्ट होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टमिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फीवर, बुखार आना। जब भी आपके बॉडी में कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू करती है। उसके अंदर क्या करती है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहता है उसको रिलीज करती है, जो एक केमिकल मीडिएटर है। उसका काम क्या है, केमिकल सिग्नल्स भेजना। किसको भेजना, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कौन है, आपका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, मेन हिस्सा, जिसको मेन थर्मोरेगुलेटर भी बोलते हैं, थर्मोस्टेट भी बोलते हैं आप, ठीक है। उसका काम क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। जब भी ये टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तभी आपको फीवर आएगा या फिर बुखार आएगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस अपने बॉडी को गर्म क्यों कर देता है या फिर फीवर क्यों आता है, जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, उनको किल करने के लिए, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनको मल्टीप्लाई होने से रोकने के लिए आपका बॉडी गर्म होता है ताकि आपके जर्म्स मर पाए। सिंपल से एग्जांपल बोलूंगा, जैसे कि आप पानी को गर्म करके पीते हैं, वो गर्म क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर के जर्म्स मर जाए। तो हीट की वजह से जर्म्स मर जाते हैं। दैट इज व्हाई योर बॉडी गेट्स हॉट, फीवर आता है, बुखार आता है। तो वो किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू। आपका दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज द इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी काउंट्स। आपके बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइड काउंट्स या डब्ल्यूबीसी काउंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है या फिर कोई चोट लगती है तो आपकी डब्ल्यूबीसी वो एरिया में जाती है। क्यों जाती है, वो जर्म्स को मारने के लिए, इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। क्योंकि आपके ये डब्ल्यूबीसी जो रहती है, ल्यूकोसाइड जो रहते हैं, वो एक वॉरियर की तरह काम करते हैं, एक सेना की तरह काम करते हैं, ठीक है। आपके एक सोल्जर जैसा काम करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से आ गए, आपकी न्यूट्रोफिल से, मैक्रोफेजेस से, लिम्फोसाइट से, ये सब सेल्स किसके अंदर आती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। आपने देखा रहेगा जब भी आपको बुखार आता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपको एक ब्लड टेस्ट बोलता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको सीबीसी बोलते हैं। उसके अंदर वो क्यों देखता है, डब्ल्यूबीसी बड़ी तो नहीं। अगर डब्ल्यूबीसी बड़ी है तो वो एक इंडिकेटर है कि आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है। तो उसको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तभी जाकर आपको एंटीबायोटिक्स या फिर उसकी जरूरत के हिसाब से दवाई देता है। आपके थर्ड इफेक्ट में क्या होता है, जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो आपके बॉडी के कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स, वो इंक्रीज हो जाते हैं। कहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर। उनके जो लेवल्स रहते हैं, उनकी जो मात्रा रहती है वो नॉर्मल से हाई हो जाती है। तो वो इंडिकेट करती है आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, आपके सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और सीरम अमाइलॉइड ए, ठीक है। इनका काम क्या रहता है, ब्लड के अंदर जब भी ये इंक्रीज हो जाते हैं वो इंडिकेट करते हैं या फिर वो मार्कर है कि आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। और वो क्या करते हैं, एनहेंस कर देते हैं आपकी इम्यूनिटी को, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और लगता है उसको कि आपको बुखार आया है, हो सकता है वो बुखार इन्फ्लेमेशन की वजह से आया है, तो फिर ब्लड टेस्ट के अंदर ये जांच के लिए बोलेगा। कौन कौन से टेस्ट बोलेगा, सीआरपी का टेस्ट करो, फाइब्रिनोजन का टेस्ट करो, सीरम अमाइलॉइड ए का टेस्ट करो। ये लेवल जब भी इंक्रीज होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। और क्या सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं, फटीग। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो आपकी बॉडी जल्दी थक जाती है, ठीक है। तो फटीग होना, फिर वेट लॉस होना, कभी कभी आपका वेट लॉस भी होता है। फिर आपका आ गया मलेज। मलेज किसको बोलते हैं, फीलिंग अनवेल। जब भी आपको कोई पूछे कि भाई कैसा है, ठीक है, अरे भाई ठीक नहीं लग रहा
है, क्या पता क्या प्रॉब्लम है, बॉडी थकान थकान सी लगती है, काम करने में मन नहीं लगता है। ये सब किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से होता है। फिर आपके सिस्टमिक इफेक्ट में और क्या होता है? हेडेक होता है, आपको ऐसा लगता है सिर हमेशा भारी रह रहा है। इसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और क्या सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं? जब भी आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब सिस्टमिक इफेक्ट देखने मिलते हैं जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा हो। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों जरूरी है, उससे क्या होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम देखेंगे। आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसका फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शन, रिमूव द डेड सेल्स एंड हीलिंग। आपके इन्फेक्शन जो भी रहेगा बॉडी के अंदर उसके साथ लड़ना, उसको खत्म करना, और जो डेड सेल्स है उसको बाहर निकालना बॉडी से, और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना, नया सेल बनाना, नई ब्लड वेसल्स बनाना, फाइब्रोसिस, जो मैंने आपको स्कार फॉर्मेशन, ये सब काम किसका रहता है? इन्फ्लेमेशन का। लेकिन इन्फ्लेमेशन का नुकसान क्या है? जब भी ये एक्सेसिव हो जाता है, जब भी इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाता है, बट एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन कॉजेज द टिश्यू डैमेज, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, और आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, टीबी बोला था, अस्थमा बोला था, कुछ हार्ट डिजीजेज है। ऑटोइम्यून डिजीज में जैसे कि जीबीएस, गुइलियन बैरो सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब चीजें होती है जब भी आपका इन्फ्लेमेशन हद से ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, हाउ वी कैन मैनेज द इन्फ्लेमेशन। तो दो तरीके से हो सकता है, मेडिकेशंस के थ्रू और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू। मेडिकेशंस के अंदर आ गया आपका NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नाम से ही पता चलता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। दूसरा है आपका स्टेरॉइड्स। और दूसरा तरीका क्या है आपके इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने का? लाइफस्टाइल चेंजेस। उसके अंदर आपकी हेल्दी डाइट आ गई, आप अच्छा सा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, उसके थ्रू आप आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्विक समरी ऑफ द इन्फ्लेमेशन थ्रू द फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या हुआ? आपका इंजरी हुई, उसके बाद कुछ केमिकल मीडिएटर्स जो रहते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं, उससे केमिकल सिग्नल्स जाते हैं, जिसका काम क्या रहता है? वासोडाइलेशन करना। वासोडाइलेशन बताया था, आपके ब्लड वेसल को फैलाना। उससे क्या होगा? इंक्रीज द परमेबिलिटी। जब भी आपकी ब्लड वेसल फैलती है तो उसकी जो इंडोथेलियल लेयर रहती है उसके बीच में गैप पड़ जाता है। गैप पड़ने से क्या होगा? आपका WBC माइग्रेट होएगा। माइग्रेट मतलब WBC ब्लड स्ट्रीम से आपके टिश्यू के अंदर आएगा। टिश्यू के अंदर आएगा तो क्या करेगा? जो जर्म्स है उनको फेगोसाइटोसिस, मैंने बोला था, जर्म्स को खा जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। उससे क्या होगा? या तो हीलिंग हो जाएगी, या फिर वो हील हो जाएगा इंजरी, या फिर क्या होगा? अगर नहीं हील हो रहा है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट से इन्फ्लेमेशन समझ में आ गया रहेगा। इंजरी हुई बॉडी के अंदर, केमिकल रिलीज हुआ, वासोडाइलेशन हुआ, इंक्रीज द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इंक्रीज जब भी होती है तभी आपका WBC माइग्रेट हो जाएंगे फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू। फिर इसके बाद फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटिस बोला जर्म्स को एंगल करना, खाना, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, देन हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग नहीं हो तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, जो आपका इन्फ्लेमेशन है, इट इज लाइक फायर अलार्म सिस्टम। आपका फायर अलार्म सिस्टम क्या काम करता है? जब भी आपके घर के अंदर आग लगती है या फिर ऑफिस के अंदर आग लगती है तो आपको अलर्ट करता है कि यहाँ पे आग लगी है, प्लीज भाग जाओ या फिर कोई एक्शन लो आग बुझाने के लिए। ठीक है, वैसे ही इन्फ्लेमेशन क्या करता है? आपको अलर्ट करता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इंजरी हुई है, या फिर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है। आपका बॉडी क्या करती है? फिर वो हेल्प सेंड करती है। किसके थ्रू करती है? WBC के थ्रू। WBC का काम क्या है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटिस में क्या होता है? जो जर्म्स रहते हैं उनको खा जाना और डिस्ट्रॉय करना और टिश्यू को रिपेयर करना। जब भी ये अनकंट्रोल हो जाता है आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो इट कैन डैमेज द बिल्डिंग इटसेल्फ। जब भी आपकी आग जो है वो अगर हद से ज्यादा हो तो आपकी पूरी बिल्डिंग को जला देती है। तो इन्फ्लेमेशन जब भी हद से ज्यादा हो या फिर क्रॉनिक हो जाता है, आपके खुद के टिश्यू को डैमेज करता है। जैसे कि आपको बताया था, ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, टिश्यू डैमेज है। तो इन्फ्लेमेशन इज लाइक फायर अलार्म, इट अलर्ट्स यू, देन इट विल सेंड द हेल्प थ्रू द WBC। टिश्यू रिपेयर हो गया, अगर टिश्यू रिपेयर नहीं हुआ तो इट विल कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो आपके बॉडी को और डैमेज करेगा। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज टॉपिक ऑन द इन्फ्लेमेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।